नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने अध्याय 4 में भाग 5 तक देखा था। भाग 5 में मैंने आपको संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में बताया था। अब हम आपको भाग 6 के अंतर्गत संघ एस्केलमेंथेस के बारे में बताएंगे, उनके कुछ विशेष लक्षण के बारे में, और एक एग्जाम्पल देखेंगे संघ एस्केलमेंथेस के, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि आखिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं संघ एस्केलमेंथेस का मुख्य लक्षण। तो मुख्य लक्षण में सबसे पहला जो आता है, इन्हें गोल कृमि कहते हैं। गोल कृमि यानी राउंड वर्म कहते हैं। राउंड मतलब गोल और वर्म मतलब कृमि, ठीक है। तो गोल कृमि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका आकार गोल होता है। अगर आप इनको देखेंगे तो इनका आकार गोल होता है, इस तरह से राउंड शेप में होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? गोल कृमि, राउंड वर्म। ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में बताया था कि प्लेटिहेल्मिन्थेस को क्या कहते हैं। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस को चपटा कृमि कहते हैं, यानी फ्लैट वर्म, जो फीते की तरीके से चपटा होता है। तो वो प्लेटिहेल्मिन्थेस का लक्षण है। ये गोल होते हैं, इसलिए इन्हें हम गोल कृमि कहते हैं। दूसरा लक्षण है संघ एस्केलमेंथेस में रखे हुए प्राणियों का दूसरा मुख्य लक्षण, वो ये कि ये मुक्त जीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। यानी ये मुक्त अवस्था में, यानी किसी जीव दूसरे जीव के शरीर में नहीं, स्वतंत्र रूप से या तो जल में पाए जाएंगे और या तो स्थल पर पाए जाएंगे, मुक्त रूप से पाए सकते हैं। इसी संघ का कुछ प्राणी ऐसा है जो परजीवी रूप में पाया जाता है। परजीवी यानी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? परजीवी। मैंने आपको भाग 5 में बताया था परजीवी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें। तो ये जो एग्जाम्पल आपको बताया ना, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ये भी एक परजीवी होता है जो मनुष्य में एस्केरियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके नीट में पूछा जाता है वो ये कि ये द्विपार्श्वमित, त्रिकोरिक और कूटगुहिक प्राणी होते हैं। मैंने आपको चार्ट में भी बताया था, फ्लो चार्ट में भी। अब मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्लो चार्ट आप जरूर याद कर लीजिए पूरी तरीके से। तो संघ एस्केलमेंथेस के जो प्राणी होते हैं वो द्विपार्श्वमित होता है, यानी कि इन्हें हम सिर्फ एक अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। इनकी जो अस्तर होती है वो त्रिकोरिक होती है। कूटगुहिक होते हैं, यानी इनके शरीर में जगह जगह पर सीलोम गुहा पाई जाती है, पूर्ण रूप से गुहा नहीं पाई जाती, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कूटगुहिक प्राणी। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। इसे हम कहते हैं स्यूडोसील या स्यूडोसीलोम। तो अगला लक्षण है संघ एस्केलमेंथेस का कि इनका जो शरीर संगठन होता है वो अंगतंत्र स्तर का होता है। मतलब इनमें अंगतंत्र पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इनका आहार नाल भी पूर्ण होता है, मतलब इनमें मुख भी पाया जाता है और अपचित पदार्थों को या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने के लिए गुदा द्वार भी पाया जाता है, यानी आहार नाल इनमें पूर्ण होता है। इसमें सुपरिवर्तित पेशीय ग्रसनी, मस्कुलर फायरिंग्स पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में मस्कुलर फायरिंग्स होता है, वैसे इनमें भी मस्कुलर फायरिंग्स पाया जाता है, जो कि यहाँ पर बनाया गया है। इनका शरीर जो होता है वो आखंडित होता है, इस बात को याद रखेंगे। आखंडित होने के नाते ही ये थोड़ा सा अलग हो गए, इसलिए इन्हें संघ एस्केलमेंथेस में रखे गए हैं। इसके बाद जो आएगा संघ एनेलिडा। एनेलिडा के प्राणियों में जो शरीर होता है वो खंडों में होता है, सेगमेंट में होता है, जैसे केंचुआ में। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि संघ एनेलिडा में कुछ जो प्राणी जो होते हैं वो खंडित होते हैं, यानी सेगमेंट में होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा शरीर खंडित होता है, नहीं। लेकिन इनमें कोई खंड नहीं पाया जाता। जैसे आप केंचुआ को सही तरीके से देखेंगे तो उनमें ऐसी सी धारियाँ पाई जाती हैं, वो उन्हें खंड को बताता है, सेगमेंट को दर्शाता है। अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग उसके ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन संघ एस्केलमेंथेस के प्राणी में, संघ एस्केलमेंथेस प्राणी में कोई भी खंड नहीं पाया जाता, कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता। ये पूर्ण रूप से इसी तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो शरीर होता है वो आखंडित होता है, लंबे पतले धागे जैसे बेलनाकार होते हैं, ठीक है। इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। आप ये सिरा यानी मुख की तरफ का सिरा देखेंगे तो ये भी नुकीला होता है, और लास्ट का सिरा देखेंगे तो ये भी नुकीला होता है। इनके शरीर पर भी उपचर्म पाया जाता है, क्यूटिकल। जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस संघ के प्राणी के अंदर पाया जाता था, वैसे इनके भी शरीर के बाहर एक उपचर्म यानी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। इनमें उत्सर्जन नाल पाया जाता है, जो शरीर से
अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को ये बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें कोई भी रक्त परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। इनमें एक एच कोशिका होती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है, उत्सर्जन नलिका का कार्य करती है, जो शरीर में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम एच कोशिका कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि संघ एस्केलमेंथीज में कौन सी कोशिका होती है जो शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालती है, तो वो है एच कोशिकाएं। उसके बाद इनमें तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पाया जाता है। एक विशेष प्रकार की वलय पाई जाती है जिसे हम नर्व रिंग कहते हैं, यानी तंत्रिका वलय कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि तंत्रिका वलय किन संघ के प्राणियों में पाया जाता है, संघ एस्केलमेंथीज में। साथ ही साथ इनमें तंत्रिका रज्जु यानी नर्व कॉर्ड भी पाया जाता है। बस कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको भी आप लिख लेंगे। जैसे अगला पॉइंट, इतना लिखने के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, आप शुरू से यहाँ तक लिख लीजिए। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, समझना कुछ नहीं है, सब याद करने वाला टॉपिक ही है यहाँ पर, इसलिए हम पहले से ही लिख कर आप तैयार कर रखे हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि संघ एस्केलमेंथीज में रखे प्राणी एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस, एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस होते हैं। मतलब इनमें नर अलग और मादा अलग होते हैं। ठीक है, इनमें जितने भी प्राणी हैं संघ एस्केलमेंथीज में रखे सभी प्राणी में नर प्राणी अलग और मादा प्राणी अलग होता है। अब इनमें भी कुछ लक्षण होते हैं, आगे लिख सकते हैं कि नर मादा से छोटे होते हैं। ये पहचान का एक तरीका है कि संघ एस्केलमेंथीज के प्राणियों को कैसे पहचानते हैं। तो जो मादा होती हैं वो नर से बड़ी होती हैं आकार में। ये हो गया, यानी आपने लिखा कि संघ एस्केलमेंथीज के प्राणी एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस होते हैं। इनमें नर और मादा प्राणी पृथक होते हैं और मादा प्राणी नर के अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती है। तो ये थे इसके सामान्य लक्षण। ये फिगर है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पर फेरिंग्स को दर्शा रहा है, यानी भोजन इसी के रास्ते जाता है। और ये इंटेस्टाइन यानी आंत है, आंत में डाइजेस्ट होता है। ये नर प्राणी में ये इसका टेस्टिस भाग है जो कि नर जनन तंत्र का हिस्सा होता है। ये पूरा का पूरा भाग इसका स्पर्म डक्ट कहलाता है। यहाँ पर इसका स्पर्म बनता है और स्पर्म डक्ट के द्वारा यहाँ तक आता है। ये इसका कपुलेटरी स्पाइक्यूल्स है, यानी इसके कपुलेशन में हेल्प करता है ये। ठीक है, उसके बाद फीमेल प्राणी में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फेरिंग्स है, उसके बाद ये नर्व रिंग्स दोनों में पाए जाते हैं। फेरिंग्स के माध्यम से भोजन होता हुआ कहाँ आता है, इंटेस्टाइन में, और इसके पीछे ही है इंटेस्टाइन, और यहाँ से इंटेस्टाइन द्वारा डाइजेशन होने के बाद ये एनस यानी गुदा द्वारा है, यहाँ से बाहर निकल जाता है अपचित पदार्थ। फीमेल में ओवरी पाया जाता है जिसमें अंडा बनता है, और जो भी होती हैं यूट्रस में इसका अंतरोपण होता है आफ्टर कपुलेशन, और जो भी अंडे होते हैं यहाँ पर बनते हैं। ये फीमेल पार्ट है और ये मेल एस्केरिस है। इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे तो यहीं पे लिख देते हैं एग्जांपल्स। संघ एस्केलमेंथीज के एग्जांपल्स, पहला एस्केरिस, इसका पूरा नाम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। इसे हम गोल कृमि भी कहते हैं, और इससे मनुष्य में एक रोग उत्पन्न होता है, ये भी लिखेंगे। मनुष्य में रोग कौन सा उत्पन्न होता है ये आपको सेकेंड ईयर में फिर याद करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा आप यहीं पर याद कर लीजिए। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से मनुष्य में जो रोग होता है उसे हम कहते हैं एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। दूसरा एग्जाम्पल, वुक हेरेरिया, इसको कई जगह पर वुक हेरेरिया भी बोलते हैं,
थोड़ा बड़े में लिखते हैं, आपको पता नहीं शायद ना दिखे। वुक हेरेरिया, या इसे कई जगह पर वुक वाउचेरिया भी कहते हैं, कई जगह पर वाउचेरिया कहते हैं। वाउचेरिया बोलिए चाहे वुकेरेरिया बोलिए, बात एक ही है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं वुकेरेरिया। पूरा नाम होता है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिससे मनुष्य में एक रोग उत्पन्न होता है। मनुष्य में एक रोग उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस, फाइलेरिया रोग सुने ना, इसीलिए इसे कहते हैं फाइलेरिया कृमि। फाइलेरिया कृमि, ठीक है, जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस में क्या होता है कि ये मच्छरों द्वारा फैलाए जाते हैं, और किसी भी तरीके से अगर मनुष्य में आ जाते हैं तो इनके द्वारा जो मनुष्य में रोग उत्पन्न होता है उसमें होता क्या है, पैर हाथी की तरीके से फूल जाता है, बहुत मोटा हो जाता है पैर फूल के, तो उसे हम फाइलेरियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, इस संघ में रखे हुए प्राणी का एग्जाम्पल एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा को हम अंकुश कृमि भी कहते हैं, अंकुश कृमि। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है स्वतंत्र जीवी प्राणी का रैप्टिटिस। रैप्टिटिस ये स्वतंत्र जीवी होता है। बस ये था आपका संघ एस्केलमेंथिस के मुख्य लक्षण और उसके एग्जाम्पल्स। यही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है। जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं वो बार बार यही होते हैं कि किन्हें गोल कृमि कहा जाता है, तो संघ एस्केलमेंथिस के प्राणियों को गोल कृमि कहते हैं। इनमें रखे प्राणी किस प्रकार के होते हैं, क्या मुक्त जीवी होते हैं कि नहीं, तो मुक्त जीवी होते हैं, जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, परजीवी रूप में भी पाए जाते हैं। और इनमें जो सामान्य लक्षण है वो द्विपार सम्मित होते हैं, त्रिकोरी और कूटकुहिक प्राणी होते हैं। इनका जो शरीर संगठन होता है वो अंगतंत्र स्तर का होता है, यानी इनमें अंगतंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें अगर आहार नाल की बात की जाए तो आहार नाल पूर्ण होता है, जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती हैं। ये समझने के लिए है ये सारी चीज़ें, बस आपको ये याद रखना है कि इनमें आहार नाल पूर्ण होते हैं और दोनों सिरे नुकीले होते हैं, शरीर बेलनाकार लंबा धागे जैसा होता है। और इनमें तंत्रिका, इनमें पहला ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें रक्त परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता तथा श्वसन तंत्र भी नहीं पाया जाता। फिर उसके बाद कि इनमें नर और मादा प्राणी अलग होते हैं। एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे, लास्ट पॉइंट जो छूट गया था, लिखेंगे इनमें निषेचन आंतरिक होता है, यानी अंडे का निषेचन जो होता है वो अंदर, शरीर के अंदर यानी यूटेरस भाग में ही होता है। तो लिखेंगे निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन यानी डेवलपमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। यानी इनमें जो अंडे उत्पन्न होते हैं, अंडे से या तो लार्वा निकलेगी या तो नया जीव निकलेगा जो इनके समान होगा। लार्वा अवस्था जानते हैं ना, जो वयस्क से भिन्न अवस्था होती है उसे हम लार्वा कहते हैं। तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है और कुछ ऐसे हैं जो जिनमें अप्रत्यक्ष होता है, यानी कुछ जीवों में लार्वा बनती है, कुछ जीवों में लार्वा नहीं बनती। ये इस संघ के प्राणियों के एग्जाम्पल हैं, जिनमें एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम एस्कैरियोसिस है, आपको बताया जाएगा 12th में। यही वो है जिसे हम लोग सामान्य भाषा में केंचुआ कहते हैं, और ये आंत में आते हैं जिसकी वजह से हमारे आंत का रास्ता बंद हो जाता है, जो भोजन होता है वो बाहर नहीं निकल पाता किसी वजह से, इन्हीं की वजह से, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे खाना आगे नहीं पास हो पाता। साथ ही साथ या अवशोषण द्वारा हमारे शरीर में जितने भी पचे हुए भोजन पदार्थ हैं उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, तो हमारे अंदर पोषक पदार्थों की कमी भी आ जाती है और साथ ही साथ इनकी मात्रा, इनकी संख्या बढ़ने से, रास्ता ब्लॉक होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इस रोग को कहते हैं एस्कैरियोसिस। ऐसा ही रोग टीनिया सोलियम के द्वारा भी हो सकता है, जो कि आपको संघ प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत बताया गया था, लेकिन अभी आपको यही पढ़ना है एस्कैरियोसिस रोग के बारे में।
दूसरा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है वाउचेरिया, सामान्य रूप में कहते हैं वाउचेरिया, इसे हम वुक हेरेरिया भी कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है वाउचेरिया बैनक्राफ्टी, या आप इसे कह सकते हैं वुक हेरेरिया बैनक्राफ्टी, जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है फाइलेरियोसिस, सामान्य भाषा में फाइलेरिया लोग कहते हैं। तो फाइलेरियोसिस रोग में हाथी पाँव, इसी को कहते हैं, इसी रोग को कहते हैं, फाइलेरियोसिस को ही कहते हैं हाथी पाँव, या इसे हम एलिफेंटियोसिस भी कहते हैं। यानी फाइलेरिया को हम हाथी पाँव रोग भी कहते हैं या एलिफेंटियोसिस भी कहते हैं, क्योंकि इनमें, इस रोग में पैर हाथी की तरह से सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एंसाइलोस्टोमेटा, और चौथा रैबिडिटिस। बस ये था संघ एस्केलमेंथिस के मुख्य लक्षण एग्जाम्पल के साथ। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। भाग 7 के अंतर्गत मैं इसके आगे के पार्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।